नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व आवंटन से स्पष्ट है कि सरकार प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा, 21वीं सदी में भारत की बदलती आकांक्षाओं के बीच आईआईटी को अगले स्तर तक ले जाना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। रक्षा खरीद परिषद ने 13,700 करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद अब भी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा और अपराध है। भारत और मॉरिशस ने विस्तृत आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1 करोड़ 19 लाख लोगों को अब तक कोविड टीका लगाया गया। तेलंगाना सरकार ने कल से 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सभी 6 प्रमुख नगर निगमों में सत्ता में बने रहने के करीब और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से अहमदाबाद में। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश में कोविड महामारी के दौरान बहुत कम समय में एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में आयोजित एक वेबिनार में आज श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में दुनिया का विश्वास एक नए स्तर पर पहुंच गया है। बीता वर्ष एक तरह से देश के लिए, दुनिया के लिए, पूरी मानव जात के लिए और खास करके हेल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से अग्नि परीक्षा की तरह रहा था। मुझे खुशी है कि आप सभी देश का हेल्थ सेक्टर इस अग्नि परीक्षा में हम सफल हुए हैं। अनेकों की जिंदगी बचाने में हम कामयाब रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में अभूतपूर्व आवंटन किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार प्रत्येक देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम पार्लियामेंट में तो चर्चा करते हैं, पहली बार बजट की चर्चा संबंधित लोगों से हम कर रहे हैं। बजट के पूर्व चर्चा करते हैं तब सुझाव की होती है, बजट के बाद चर्चा करते हैं तब समाधान की होती है। और इसलिए आइए हम मिलकर के समाधान निकालें, हम मिलकर के बहुत तेज गति से आगे बढ़े और हम सब मिलकर के चले। सरकार और आप अलग नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी जैसी स्थिति से भविष्य में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र के समन्वित प्रयासों से कोरोना जांच के लिए प्रयोगशालाओं का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश में मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तंत्र तैयार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को स्वस्थ रखने के लिए 4 मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। भारत को स्वस्थ रखने के लिए हम 4 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। पहला मोर्चा है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस और प्रमोशन ऑफ वेलनेस। दूसरा मोर्चा गरीब से गरीब को सस्ता और प्रभावी इलाज देने का है। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जैसी योजनाएं यही काम कर रही हैं। तीसरा मोर्चा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी में बढ़ोतरी करना। चौथा मोर्चा है समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड पर
फोकस तौर पर और समय सीमा में हमें काम करना है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने वर्ष 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की नजरें भी भारत की ओर हैं। विश्व स्वास्थ्य सेंटर WHO भारत में अपना ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी शुरू करने जा रहा है। ऑलरेडी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। भारत सरकार उसकी प्रक्रिया भी कर रही है। ये जो मान सम्मान मिला है, इसको हमें दुनिया तक पहुंचाना हमारा दायित्व बनता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत में दुनिया भर से विद्यार्थियों के आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। हमारे मेडिकल एजुकेशन सिस्टम पर भी स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान जाएगा, उस पर भरोसा बढ़ेगा। आने वाले दिनों में दुनिया के और देशों से भी मेडिकल एजुकेशन के लिए भारत में पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थियों के आने की संभावना भी बढ़ने वाली है और हमें इसे प्रोत्साहित भी करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति करने में भी भारत सक्षमता की ओर बढ़ रहा है। कोरोना के दौरान हमने वेंटिलेटर और अन्य सामान बनाने में जो महारत हासिल कर ली है, इसकी वैश्विक डिमांड पूरी करने के लिए भी भारत को तेजी से काम करना होगा। क्या भारत ये सपना देख सकता है कि दुनिया को जिस आधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट की आवश्यकता है, वो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बने, भारत ग्लोबल सप्लायर कैसे बने और एफोर्डेबल व्यवस्था होगी, सस्टेनेबल व्यवस्था होगी, यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होगी। मैं पक्का मानता हूं दुनिया की नजर भारत की तरफ जाएगी और हेल्थ सेक्टर में जरूर जाएगी। रक्षा खरीद परिषद ने आज भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए विभिन्न हथियार प्लेटफॉर्म, उपकरण और प्रणाली खरीदने के लिए पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। परिषद ने कुल 13,700 करोड़ रुपए लागत के प्रस्तावों को स्वीकृति दी। ये सभी स्वीकृतियां सर्वोच्च प्राथमिकता वाली श्रेणी के हथियारों, उपकरणों और प्रणालियों के लिए प्रदान की गई हैं और इनमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित हथियार, प्रणालियां और प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। सरकार के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और इसे व्यवस्थित तथा त्वरित बनाने के लिए नई व्यवस्था के तहत ये कदम उठाए गए हैं। रक्षा खरीद परिषद ने सभी पूंजीगत अधिग्रहण अनुबंधों को 2 वर्ष के भीतर पूरा करने की भी अनुमति दी है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय सेना के तीनों अंगों और सभी संबद्ध पक्षों के साथ परामर्श कर विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेर घेर आए बदरा घन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं। चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा है कि मानवाधिकार के मुद्दे अब भी आतंकवाद सहित कई बड़ी चुनौतियां हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र में उच्च स्तरीय बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में चाहे असमानता का सवाल हो या सशस्त्र संघर्ष का, मानवाधिकार संबंधी चुनौतियां लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के प्रकोप ने दुनिया के कई भागों में स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने जहां एकजुट होने की आवश्यकता पर जोर दिया, वहीं बहुपक्षीय संगठनों और प्रणालियों में सुधार को भी जरूरी बताते हुए चुनौतियों से कारगर तरीके से
से निपटने को भी कहा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध है जो मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि भारत एक अरसे से आतंकवाद से पीड़ित रहा है और इसके खिलाफ वैश्विक संघर्ष में अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले महीने भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष आतंकवाद से निपटने के लिए 8 सूत्री कार्य योजना पेश की थी। उन्होंने कहा कि भारत अपनी कार्य योजना पर अमल सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा परिषद के सदस्यों और अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करना जारी रखेगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने दुनिया भर में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि समूची मानवता के कल्याण के प्रति भारत की वचनबद्धता वसुधैव कुटुंबकम के हमारे सभ्यतागत जीवन मूल्य से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि यही वो मूल्य हैं जिनसे हमारा मानवाधिकारों का संवैधानिक और वैधानिक ढांचा निर्मित हुआ है। भारत और मॉरिशस ने विस्तृत आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत द्वारा अफ्रीका के किसी देश के साथ हुआ ये इस तरह का पहला व्यापारिक समझौता है। इस समझौते के अंतर्गत वस्तुओं का व्यापार, व्यापारिक सेवाएं, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, स्वच्छता और वनस्पतियों से संबंधित मुद्दे, विवाद समाधान, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं, सीमा शुल्क प्रक्रिया और कुछ अन्य क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं बदल गई हैं और अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को स्वदेशी प्रौद्योगिकी संस्थानों के रूप में नई पहचान बनानी होगी। 21वीं सदी के भारत की स्थिति भी बदल गई है, जरूरतें भी बदल गई हैं और एस्पिरेशंस भी बदल गई हैं। अब आईआईटीज को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के मामले में नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जरूरत है। हमारी आईआईटी जितना ज्यादा भारत की चुनौतियों को दूर करने के लिए रिसर्च करेगी, भारत के लिए समाधान तैयार करेगी, उतना ही वो ग्लोबल एप्लीकेशन का भी माध्यम बनेगी। खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 66वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के रास्ते में कोई शॉर्टकट नहीं है। यहां तक कि अगर कोई सफल नहीं भी होता है तब भी वह कुछ नया सीखता है, क्योंकि असफलता ही सफलता का आधार होती है। प्रधानमंत्री ने छात्रों को सेल्फ फ्री बनने की सलाह दी। जीवन के जिस मार्ग पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर आपके सामने कई सवाल भी आएंगे। ये रास्ता सही है या गलत है? नुकसान तो नहीं हो जाएगा? समय बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? ऐसे बहुत से सवाल आपके दिल दिमाग को जकड़ लेंगे। इन सवालों का उत्तर है सेल्फ फ्री। मैं सेल्फ ही नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सेल्फ फ्री, यानी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो है सेल्फलेसनेस। आप अपने सामर्थ्य को पहचान कर आगे बढ़े, पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े और निस्वार्थ भाव से आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि धैर्य से हर काम में सफलता पाई जा सकती है। हमारे यहाँ कहा गया है शनैः पन्थाः शनैः कन्था शनैः पर्वत लंघनम शनैः विंध्या शनैः वित्तम पच्चतानि शनैः शनैः। यानी जब रास्ता लंबा हो, चादर की सिलाई हो, पहाड़ की चढ़ाई हो, पढ़ाई हो या जीवन के लिए कमाई हो, इन सभी के लिए धैर्य दिखाना होता है, धीरज रखना होता है। विज्ञान ने सैकड़ों साल पहले की इन समस्याओं को आज काफी सरल कर दिया है, लेकिन नॉलेज और साइंस के प्रयोग इनको लेकर ये कहावत धीरे धीरे धीरज से, ये कहावत आज भी उतनी ही शाश्वत है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें क्लीन कुकिंग की ओर ध्यान देना चाहिए। मैंने तो एक बार कहा भी था, मैं IIT के स्टूडेंट के सामने जरूर कहूंगा कि अगर मान लीजिए हम क्लीन कुकिंग की मूवमेंट चलाएं और सोलार के आधार पर ही घर में चूल्हा जलता हो और सोलार के आधार पर ही घर के लिए आवश्यक एनर्जी स्टोरेज की बैटरी की व्यवस्था हम बना सकते हैं। आप देखिए हिंदुस्तान में 25 करोड़ घरों में चूल्हे हैं, 25 करोड़ का मार्केट है। अगर इसमें सफलता मिल गई तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए सस्ती बैटरी की जो खोज हो रही है वो उसको एक क्रॉस सब्सिडाइज कर देगा। अब ये काम IIT के नौजवानों से बढ़कर के कौन कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व आवंटन से स्पष्ट है कि सरकार प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा, 21वीं सदी में भारत की बदलती आकांक्षाओं के बीच IIT को अगले स्तर तक ले जाना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। रक्षा खरीद परिषद ने 13,700 करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा, आतंकवाद अब भी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा और अपराध है। भारत और मॉरिशस ने विस्तृत आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1 करोड़ 19 लाख लोगों को अब तक कोविड टीका लगाया गया। तेलंगाना सरकार ने कल से 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सभी 6 प्रमुख नगर निगमों में सत्ता में बने रहने के करीब और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से अहमदाबाद में। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक देश में 1 करोड़ 19 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण के अभियान के 39वें दिन आज शाम 6 बजे तक 1,61,840 लोगों को कोविड टीका दिया जा चुका है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नई दिल्ली में बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75% से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई। उन्होंने बताया कि देश में मरीजों की संख्या अब 1.5 लाख से नीचे आ गई है, जो कुल मरीजों का 1.34% है। इसमें लगातार कमी आ रही है। उन्होंने बताया कि कुल मरीजों का 75% केवल 2 राज्यों महाराष्ट्र और केरल में है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु वाली तीसरी श्रेणी के लिए भी टीकाकरण अभियान शुरू करने वाली है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर VK पॉल ने बताया कि 187 लोगों में ब्रिटेन वाला स्ट्रेन, 6 लोगों में दक्षिण अफ्रीका का तथा 1 व्यक्ति में ब्राजील वाला स्ट्रेन मिला है। We are constantly watching the behavior of mutations in our country, not just the 3 famous ones, but also some that were picked up very much in India and others potentially. Because when you do sequencing, you can look at any mutation of interest as well as unforeseen mutation. But you attribute its effect only when you relate it to transmissibility or excess mortality or any unusual behavior. Today, based on the information and as analyzed and understood by a very, very eminent scientific advisory group of INSACOG, we would like to state and underline the fact that we do not see attribution of mutant strains to the upsurge of the infection that you have seen in some of the districts. डॉक्टर पॉल ने कहा कि महाराष्ट्र और केरल के कुछ जिलों में अचानक संक्रमण के बढ़े मामले इन बाहरी स्ट्रेन के कारण हैं। डॉक्टर पॉल ने कोविड वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.24% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 13,255 रोगी स्वस्थ हुए।
अब तक 1,07,12,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 10,584 नए मामलों की पुष्टि हुई। देश में करीब 1,47,000 सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामलों का केवल 1.34% हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई महानगर क्षेत्र के निगम आयुक्तों के साथ कोरोना की स्थिति पर आज समीक्षा बैठक की। उन्होंने वाशिम जिला प्रशासन से एक धार्मिक स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करने के लिए आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रण में करने के लिए विभिन्न एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। औरंगाबाद शहर में आज से 14 मार्च तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। जालना जिले में स्कूल, कॉलेज तथा सभी शैक्षणिक संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगी, लेकिन यहाँ 10वीं तथा 12वीं की कक्षाएं शुरू रहेंगी। जालना जिले में दहीवड़ी गांव एवं आसपास के क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। लोगों का जमाव टालने के लिए विभिन्न संस्थाओं ने अपने कार्यक्रम भी रद्द किए हैं, लेकिन महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने यह स्पष्ट किया है कि 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन ही होगी। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बेंगलुरु के कुछ इलाकों में कोविड संक्रमण के अचानक नए मामले बढ़ने के बाद बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने सतर्कता बढ़ा दी है। बेंगलुरु में संक्रमण के कुछ स्थानों में फैलने की जानकारी 15 फरवरी को मिली थी, जब अपार्टमेंट ब्लॉकों में 103 लोग कोविड संक्रमित पाए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एक नर्सिंग कॉलेज में भी 40 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। बेंगलुरु नगर में अभी तक 40,943 पॉजिटिव केसेस मालूम हुए हैं, जिनमें से 4,384 एक्टिव हैं। इनके अलावा 7,484 लोग एक्टिव क्वारंटाइन में हैं। पिछले 7 दिनों में 1,731 नए केस पता चले हैं और रिकवरी रेट 97.8% है। बेंगलुरु का पॉजिटिविटी रेट 1.2% और केस फैटेलिटी रेट 1.1% है। हर दिन 20,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं और कल 23,425 टेस्ट किए गए थे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। मध्य प्रदेश तथा उसके पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में प्रतिदिन कोविड के नए मामलों के बढ़ने को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में सतर्कता बढ़ा दी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। इंदौर और भोपाल में कोविड मामलों में बढ़ोतरी के चलते दोनों शहरों में मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सख्त जांच की जा रही है। जिला कलेक्टर बालाघाट दीपक आर्य ने बताया कि जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है और एक स्थान पर 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा न होने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र से सटे सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य सभी विभागों ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता प्रचार और रोको टोको अभियान जैसी गतिविधियां तेज कर दी हैं। पूजा अभिवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तेलंगाना सरकार ने कोविड लॉकडाउन के बाद कल से 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। स्कूलों को कोविड-19 दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा और छात्रों को कक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी। झारखंड में 1 मार्च से 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षाओं के लिए स्कूल खुल रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने 1 मार्च से कक्षाओं में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। रायपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ओपी सुंदरानी चर्चा में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम को आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे।
जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गांधीनगर में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से समाज के सभी लोगों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान का भाव रखने का आग्रह किया। उन्होंने विद्यार्थियों से लोक कल्याण के कार्य करने को भी कहा। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा का लाभ व्यक्ति के साथ साथ समाज और राष्ट्र को भी मिलना चाहिए। राष्ट्रपति कोविंद ने मानवीय संवेदनाओं और नैतिकता पर आधारित भारतीय जीवन मूल्यों पर बल देते हुए अपनी महान परंपराओं को कायम रखने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अहमदाबाद सहित 6 प्रमुख नगर निगमों के चुनाव में फिर से सत्ता में बने रहने के काफी नजदीक पहुंच गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारतीय जनता पार्टी इन 6 नगर निगमों की कुल 575 सीटों में से 325 पर चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस ने 36 सीटें जीती हैं। मतगणना अभी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नगर निगम चुनावों में भाजपा को समर्थन देने और उस पर भरोसा करने के लिए गुजरात के लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि गुजरात में नगर निगम चुनावों के नतीजों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि राज्य के लोगों की विकास और सुशासन की राजनीति पर अटल आस्था है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में राज्य के लोगों ने एक बार फिर पार्टी में अपना विश्वास जताया है। श्री शाह ने कहा कि विपक्ष ने किसान विरोध प्रदर्शनों और कोविड जैसे कई मुद्दों को लेकर कई तरह की भ्रांतियां पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पार्टी के पक्ष में लगातार चुनाव नतीजों ने लेह लद्दाख से हैदराबाद तथा गुजरात तक इन भ्रांतियों को खत्म कर दिया है। श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम भी पार्टी के लिए अच्छे होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच कल से अहमदाबाद के सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच दिन रात्रि का होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट। अहमदाबाद में बना विश्व का सबसे बड़ा सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम इतिहास रचने जा रहा है। इस स्टेडियम में कल से भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जाएगा। ये मैच गुलाबी गेंद से होगा। मोटेरा स्टेडियम 63 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं। स्टेडियम में 76 कॉर्पोरेट बॉक्स, ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल, इंडोर एकेडमी, खिलाड़ियों के लिए 4 ड्रेसिंग रूम और फूड कोर्ट मौजूद है। भारतीय टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच 22 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में खेला था। इसमें भारत ने पारी और 46 रन की जीत दर्ज की थी। भारतीय टीम ने अपना दूसरा और विदेश में पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इस एडिलेड टेस्ट में भारत को 8 विकेट से हार मिली थी। समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल दिन में 2 बजे से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। भारत और इंग्लैंड 1-1 मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी पर हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व आवंटन से स्पष्ट है कि सरकार प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा, 21वीं सदी में भारत की बदलती आकांक्षाओं के बीच IIT को अगले स्तर तक ले जाना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। रक्षा खरीद परिषद ने 13,700 करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा, आतंकवाद अब भी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा और अपराध है। भारत और मॉरिशस ने विस्तृत आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1,19,00,000 लोगों को अब तक कोविड टीका लगाया गया। तेलंगाना सरकार ने कल से 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए स्कूलों को
फिर से खोलने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सभी 6 प्रमुख नगर निगमों में सत्ता में बने रहने के करीब। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से अहमदाबाद में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।